हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है ना। बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी सच्चाई तो आप लोगों को पता है कि कितने मन से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है और आज आपका ये चैप्टर भी समाप्त होने वाला है, ध्यान रखिएगा। आपका इतिहास का दूसरा नंबर चैप्टर प्यारे बच्चों हम पढ़ा रहे थे, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, ठीक है ना। और आज ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास में ऑलरेडी पूरा लगभग आधा चैप्टर हम खत्म कर दिए थे पहले क्लास में, ठीक है। पहले क्लास में हम आधा चैप्टर लगभग समाप्त कर दिए थे और आज प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि क्या हम बोल रहे थे, पिछले क्लास में हम प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर हम पढ़ा चुके थे लगभग आधा, ठीक है ना। और आज आधा जो बचा हुआ है कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी करवा देंगे और क्वेश्चन बैंक वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, तैयार हो जाइए। जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी से क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ लीजिए। जो बच्चे इधर उधर अभी तक घूम रहे हैं, अभी तक इधर उधर अगर भटक रहे हैं, जिनको टाइम का ज्ञान नहीं है कि भाई समय हो चुका है, तो उनको बोल दीजिए कि आवाज आओ भाई, क्लास अब प्रिंस सर का स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे थे व्यापार के बारे में, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे व्यापार के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे भूमंडलीकरण के बारे में। और प्यारे बच्चों, व्यापार के बारे में भी पिछले क्लास में बताए थे और थोड़ा बहुत भूमंडलीकरण के बारे में भी बताए थे। हम आपको विश्व बाजार के बारे में पिछले क्लास में समझा रहे थे, याद है ना विश्व बाजार के बारे में। हाँ, विश्व बाजार के बारे में हम आपको समझा रहे थे और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए पहले आपको बता दें कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में अभी तक नहीं जुड़े हैं वो बच्चे क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस बैच में जो भी बच्चे जुड़ेंगे, सबसे पहली बात तो उनको एकदम प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि किस तरीके से मैट्रिक परीक्षा में लिखना है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देखिए, युद्ध जीतने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले चीज ये मायने रखता है कि आपको किससे लड़ाई करना है और किससे लड़ाई नहीं करना है। ऐसा ना हो जाए कि आप जो कमजोर हैं उससे लड़ाई करने में लगे हुए हैं और पता चला कि जो ताकतवर था वो आपकी सारी सेना को खत्म करके चला गया। तो उसी तरीके से आपको जब परीक्षा देना है तो परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन बनाएं, इससे ज्यादा जरूरी यह होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बातों को। कौन सा क्वेश्चन बनाएं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह चीज है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। समझ गए ना। तो यह बात तो हो गया कंफर्म। दूसरी बात, ये आपके परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये हम आपको यहां पर बताएंगे और वही वाला क्वेश्चन आपको बुक वगैरह में भी मिल जाएगा, जो हम बुक आपको कुछ दे देंगे ना। हाँ, बुक जो हम आपको देंगे वो बुक भी प्यारे बच्चों मिल जाएगा। और डेली आप लोग भाई बुक के बारे में पूछ करके ना हमें परेशान कर दिए हो। बस प्यारे बच्चों ये समझ लीजिए कि हाँ, अब बस थोड़ा समय और रह गया है, ठीक है ना। थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं अब घंटों में गिन सकते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग भाई बहुत ज्यादा अब ये कर दिए हैं, हम भी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि अब कितना जल्दी हो सके बुक को लाया जाए और बहुत जल्द आ भी जाएगा आपके सामने, चिंता मत करिए, ठीक है। बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो हम प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स के बारे में बता रहे थे कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन नहीं लिए हैं ना, तो देखिए मैट्रिक परीक्षा जीवन का सबसे पहला आधारिक परीक्षा होता है, ठीक है। और इस बार आपको पता है कि सचिव कौन है भाई, के पाठक हैं। समझ गए ना, इस बार सचिव कौन है, के पाठक। तो आपको यह भी पता होगा कि के पाठक जब से आए हैं तब से स्थिति क्या है, क्या स्थिति है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और जब इतना पता है तो आपको यह भी पता हो जाना चाहिए कि परीक्षा में फिर क्या स्थिति होने वाला है, ठीक है ना। तो बाकी सब साल के मुकाबले इस साल का परीक्षा हमें जैसा लग रहा है कि टफ होगा, ठीक है। क्योंकि भाई शिक्षा सचिव ही बैठे हुए हैं एकदम हाई वोल्टेज वाला, समझ गए ना। तो अपना वोल्टेज से झटका तो सबको देंगे ना, तो इसलिए आप लोग उतना झटका सहने के लिए तैयार रहिए। समझ गए ना, आप लोग को हम यही कहते हैं, ठीक है। वो आप लोग को हम यही कह रहे हैं अपने अनुभव से और थोड़ा बहुत जानकारी से भी कि उतना झटका सहने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस बार परीक्षा में कुछ अलग लेवल का दम होने वाला है,
ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब तक तैयारी पूरा नहीं होगा तब तक आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक तैयारी पूरा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये मत समझिएगा कि सर हमें डरा रहे हैं। देखिए, डराना और सचेत करना दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, समझ गए। जैसे आप कहीं जंगल में जा रहे हैं और हम आपको बोल दें कि देखना भाई, जंगल में वहां पर हम रास्ते पर एक सांप देखे थे, ठीक है ना, तो वहां पर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, ताकि तुम वहां पर ना बड़े सचेत होकर के जाओ, ताकि सांप से तुम भी बच जाओ और आराम से रास्ता भी पार कर जाओ, समझ गए ना। तो इसलिए आपको हम डरा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। जब आपकी तैयारी मजबूत होगी, जब आपकी तैयारी तगड़ी होगी, तो फिर डराने वाला कौन पैदा हुआ है? कोई नहीं डरा सकता है। यहां तक कि के पाठक भी नहीं डरा पाएगा। हम तो भाई दूसरे हैं, समझ गए ना। के पाठक खुद नहीं डरा पाएंगे, ठीक है। तो ये बात सोच लीजिएगा, ठीक है। तो तैयारी एकदम रखना है जबरदस्त, ठीक है ना। तैयारी एकदम रखना है जबरदस्त, मियाज को रखना है एकदम तंदुरुस्त कि जाएं और भाई पूरा लिख करके आ जाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि परीक्षा में जाने से पहले ये देख रहे हैं कि हमारे बगलवा में कौन बैठल है, ई पट्टी देख लिए, ई पट्टी हमारे बगलवा में कौन बैठल है, ठीक है ना। और जानते हैं, अब एकदम साइकोलॉजी, एकदम फैक्ट बात बताते हैं। बगलवा में अगर खराब लड़का बैठ गया ना, जैसे बगलवा में मान लिया जाए कि कोई कमजोर लड़का बैठ गया, तो पहला दिन परीक्षा देकर के बाहर निकलेगा जब स्टूडेंट, तो ऐसे कहेगा, का कहू भैया, बगलवे में बैठ गलो है एकदम कमजोर लड़का, कुछ जानबे न करा हो, हमरे में से सब छापा हो। हम सोच लो कि कुछ जानतू तो बताता, अब बतातू का हमरे में से छापबे करा हो। आओ पिछवा में परीक्षा में, जब परीक्षा में लिखी था दीर्घ उत्तरीय में पहुंचलू तो हमरा हुर रही था, हुर के पूछा हलो कि बताओ ना भाई, ये वाला के क्वेश्चन के जवाब का कहू, एकदम बगल में खराब लड़का बैठ गलो। तो या फिर जो कमजोर रहेगा वो क्या कहेगा, भाई कुछ नहीं जानता है, बताओ ना जरा हमरो भाई। एकदम ऐसे ऐसे करके झांक झांक करके देखेगा कि कुछ तो देख लें। अरे वो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, इस बार इतना तैयारी कर लो ना, इस बार इतना तैयारी कर लो कि अगल बगल में झांकना ही ना पड़े, समझ गए ना, अगल बगल में झांकना ही ना पड़े, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ रहे हैं ना बातों को? हाँ, अरे हम भी जानते हैं ना भाई, हम भी जानते हैं ना कि क्या होता है, स्टूडेंट कैसे खोजते हैं अगल बगल वाले बढ़िया लड़का को, समझ गए। तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए, ठीक है। तो इसलिए इस बार ना एकदम तैयार रहना है, अगल बगल वाला के भरोसे पर नहीं रहना है। इतना तैयारी करके जाना कि अगल बगल वाला तुम्हारे भरोसे पर रहे, समझ गए ना, इतना तैयारी करके जाना, ठीक है। और अगल बगल वाला भी पूछेगा ना जी कि कहां से पढ़ करके आया था, तो कम से कम आप बताइएगा ना कि अरे बोका कहां था इतना दिन से, ऐसे बोलिएगा एकदम, अरे बोका लड़का कहां था इतना दिन से, टारगेट बोर्ड को नहीं जानता था हैं? टारगेट बोर्ड से पढ़ के आए हैं तो पूरा बना रहे हैं, और तू टारगेट बोर्ड से नहीं पढ़ा है तो झक मार रहा है, समझ गए ना। उसको भी आभास होना चाहिए कि नहीं, टारगेट बोर्ड में दम है, टारगेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो भाई इसमें दमखम है, समझ गए ना। तो उसको आभास इस चीज का दिला करके आना है, जो अगल बगल में रहे ना उसको आभास दिला करके आना है कि टारगेट बोर्ड क्या चीज है और टारगेट बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे क्या चीज है, समझ गए ना। ये आभास उन लोगों को होना चाहिए, समझ गए, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, बोका बोल रहे हैं तो सारे बच्चे हंस रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ना ये क्रैश कोर्स में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और जो बच्चे आपके दोस्त हैं अगल बगल के, सब लोग को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे भाई व्यापार के बारे में, बाजार के बारे में, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। बाजार और व्यापार के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए थे, और विश्व बाजार के बारे में, भूमंडलीकरण के बारे में हम आपको बता दिए थे। विश्व बाजार, अच्छा आपसे एक सवाल पूछते हैं, पहला विश्व बाजार प्यारे बच्चों कौन था? कल हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला विश्व बाजार बना था अलेक्जेंड्रिया शहर, ठीक है ना। अलेक्जेंड्रिया शहर जो था ना, वो सबसे पहला विश्व बाजार था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला विश्व बाजार कौन था, सबसे पहला विश्व बाजार कौन था, तो जवाब होगा अलेक्जेंड्रिया शहर, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार बता दिए थे। उपनिवेशवाद हम आपको बता दिए थे। जैसे भारत किसका उपनिवेश था, ये बताइए, फटाफट से बताइए, भारत किसका उपनिवेश था, जल्दी जल्दी से बताइए, भारत किसका उपनिवेश था, फटाफट से बता दीजिए। अलेक्जेंडर शहर, हाँ उसी को अलेक्जेंड्रिया बोला जाता है। अलेक्जेंडर शहर ही पहला विश्व बाजार था, ठीक है ना। हाँ चलिए फटाफट से बताइए। तो उपनिवेशवाद के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था ना। किसका? इंग्लैंड का। अगर हम कहते हैं कि ब्रिटेन का, तो क्या गलत हो जाएगा? बताइए। इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है। जैसे भारत का नाम है ना, इंडिया भी भारत का ही नाम है, हिंदुस्तान भी भारत का ही नाम है, वैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड सब उसी का नाम है, समझ गए, ध्यान रखिएगा।
तो उसके अलावा प्यारे बच्चों फिर हम आपको गिरमिटिया मजदूर के बारे में बताए थे। गिरमिटिया मजदूर और बंधुआ मजदूर में अंतर भी बता दिए थे, ठीक है ना। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से लाए जाते थे? बिहार के, जल्दी से बताइए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से लाए जाते थे? फटाफट से बताइए। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से लाए जाते थे, ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए गिरमिटिया मजदूर, पूछा जाए, क्या पूछा गया है बिहार बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन, सीधे सीधे डायरेक्ट एकदम, कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से लाए जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से लाए जाते थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गिरमिटिया मजदूर के बारे में हम आपको बता दिए थे। विश्व बाजार की उपयोगिता, विश्व बाजार के स्वरूप को बता दिए थे। विश्व बाजार के लाभ हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। और आज प्यारे बच्चों बताना है विश्व बाजार के हानि, यहां से पढ़ाना है और यहीं से असली कहानी तो शुरू हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ, विश्व बाजार के हानि के बाद ही आर्थिक मंदी का दौर आएगा और उसके बारे में हम आपको बताना शुरू करेंगे। देखिए, विश्व बाजार से हानि क्या हुआ। जब प्यारे बच्चों विश्व बाजार और बढ़ने लगा, समझ गए ना, ध्यान से सुनिएगा, पूरा लेक्चर अब ध्यान से सुनिएगा। विश्व बाजार जब धीरे 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 करके बढ़ने लगा, विश्व बाजार जब धीरे 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 करके बढ़ने लगा, तब क्या हुआ, आपको हम क्या बताए, हर एक देश जो शक्तिशाली देश था वो अपने से कमजोर देश के ऊपर आधिपत्य जमाना चाह रहा था, उसको गुलाम बनाना चाह रहा था, क्योंकि वो वहां पर अपना मार्केट, अपना बाजार खोल सके, समझ गए। तो जब विश्व बाजार बढ़ा, जब औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ा, तो जितने भी शक्तिशाली देश थे वो अपना उपनिवेश ढूंढना शुरू कर दिए। जैसे इंग्लैंड वाला उपनिवेश ढूंढना शुरू कर दिया, तो इंग्लैंड वाला भारत आया, देखा कि भारत से बढ़िया तो बाजार और कुछ है ही नहीं है, भारत ही सबसे बढ़िया बाजार है। तो भारत में आकर के क्या कर लिया, अपना बाजार खोला, यहां पर व्यापार करना शुरू किया और भारत को गुलाम बना लिया, समझ गए ना। तो विश्व बाजार के फलस्वरूप उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, ठीक है ना। विश्व बाजार के फलस्वरूप ही क्या जन्म हुआ, उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और दूसरा चीज साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व बाजार के फलस्वरूप ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, ठीक है। और भारत जैसे पुराने उपनिवेशों का काफी तेजी से शोषण हुआ। भारत तो भाई इंग्लैंड का और पुराना उपनिवेश था ना, यहां तो बहुत समय पहले से आकर के मार्केटिंग कर रहा था इंग्लैंड वाला, सोचा कि भाई एकदम इसका शोषण कर लेते हैं, ठीक है ना। और भारत को बहुत ज्यादा शोषण किया इंग्लैंड वाले, भारत का ना बहुत ज्यादा, एकदम समझिए कि बखोर लिए एकदम भारत को, समझ गए ना, ये समझ लीजिए, समझ गए ना, एकदम समझिए कि एकदम बखोर लिया, समझ गए ना, एकदम खखोर खखोर के भारत को लेकर के चला गया इंग्लैंड वाला सब, समझ गए। तो एकदम भारत जैसे पुराने उपनिवेश का तो काफी तेजी से शोषण किया। भारत का भाई सोने का चिड़िया कहा जाता था और भारत को भिखमंगा बना करके छोड़ा था इंग्लैंड वाला सब, समझ गए ना। भारत को जहां सोने का चिड़िया कहा जाता था, एकदम भारत को भिखमंगा बना दिया था। भारत के लोग एकदम भूखे पेट सोते थे, समझ गए ना, खाने के लिए तरसते थे, इंग्लैंड वाला सब ऐसा किया था। तो भारत जैसे पुराने उपनिवेश का काफी तेजी से शोषण हुआ। अच्छा, अब दूसरी बात, अब जब विश्व बाजार क्यों बढ़ा, औद्योगिक क्रांति के कारण, यानी कि मशीनरी का युग आ गया। अब प्यारे बच्चों मशीनरी का युग आ गया था। अच्छा हाँ, एक बात और कहना भूल गए, आज बाल दिवस है और बाल दिवस का आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना बच्चों। हमारे तरफ से आप लोगों को बहुत 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 आशीर्वाद है, ढेर सारा आशीर्वाद है। आप लोग पढ़िए लिखिए, खूब आगे बढ़िए, अपने जीवन में खूब पैसा कमाइए, समझ गए ना, खूब पैसा कमाइए, क्योंकि आप पैसा के बिना ना आजकल के जिंदगी में ना कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो आपको यही आशीर्वाद है कि पढ़िए लिखिए, बड़ा आदमी बनिए, खूब पैसा कमाइए, समझ गए ना। लेकिन हाँ, गरीबों को लूट के खसोट करके पैसा मत कमाइएगा, समझ गए ना। गरीबों का मदद करके पैसा कमाइएगा, या फिर अगर पैसा कमाइए तब गरीबों का मदद करिए, दो काम, समझ गए ना। गरीबों को लूटने वाला काम मत करिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन गए तो एकदम गरीबों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ये सब काम मत करिएगा, ठीक है। तो पढ़िए लिखिए, खूब बड़ा आदमी बनिए, खूब पैसा कमाइए, एकदम मजे से अपना जिंदगी गुजारिए, समझ गए। हाँ, समझ गए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। और देखिए अभी हम आपको क्या बता रहे थे, जब प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रांति आया था, समझ गए ना, तो मशीन से सब कुछ का उत्पादन होना शुरू हो गया था। सब कुछ का उत्पादन किस चीज से हो रहा था, मशीन से हो रहा था। तो जितने भी लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, छोटे पैमाने के जो उद्योग थे, घर में जो काम होता था, कृषि कार्य जो होता था, ये सब लगभग प्यारे बच्चों समाप्त हो गया, समझ गए ना। जैसे कृषि कार्य होता था, तो कृषि कार्य करने वाले मजदूर जो होते थे, कृषि कार्य करने वाले जो छोटे मोटे किसान होते थे, वो तो फैक्ट्री में चल गए काम करने के लिए, तो फिर कृषि कार्य जो कृषि कार्य था वो पूरे चौपट हो गया। लघु और कुटीर उद्योग बंद हो गया, क्योंकि मशीन वाला कपड़ा सब कोई खरीदता था, सब कोई मशीने वाला कपड़ा लेता था, हाथ
हाथ से बना हुआ कपड़ा कोई खरीदता ही नहीं था, तो इसलिए कुटीर और लघु उद्योग का क्या हो गया, पतन हो गया। औपनिवेशिक देशों में अकाल और भूखमरी की समस्याओं को जन्म दिया। औपनिवेशिक देश जैसे भारत भी एक औपनिवेशिक देश था, ठीक है ना, इंग्लैंड का उपनिवेश था तो भारत भी एक औपनिवेशिक देश हुआ ना। तो भारत जैसे औपनिवेशिक देश ना एकदम भूखमरी की स्थिति में आ गया, ठीक है, बेरोजगारी तो था ही, एकदम अकाल पड़ गया, यहां भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो गया एकदम। मतलब ये समझ लीजिए ना कि खाने के लिए लोग एकदम सोच रहे थे कि एक टाइम का कम से कम भरपेट तो खाना मिल जाए, तरस रहे थे लोग खाने के लिए, ठीक है, एकदम भूखमरी का समस्या आ गया। और यूरोपीय देशों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा पैदा किया। यूरोपीय देशों के बीच साम्राज्यवादी मतलब एक तरफ जहां औपनिवेशिक देश के लोग, मतलब जो देश गुलाम था, औपनिवेशिक देश मतलब ये समझ लीजिए सीधे सीधे कि जो देश गुलाम था वो वहां के लोग तो भाई भूखमरी का सामना कर रहे थे, अकाल का सामना कर रहे थे। और दूसरी तरफ यूरोपीय देश के बीच ना साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा था कि भाई अपना क्षेत्र को जितना बढ़ाओ, अपना बाजार बढ़ाओ, अपना मार्केट बढ़ाओ, जितना बाजार बढ़ेगा उतना ज्यादा बिजनेस होगा, समझ गए। तो एक तरफ पूरा ज्यादा विस्तार हो रहा था किस चीज का, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का, और एक तरफ सारे लोग भूखमरी के मार झेल रहे थे, समझ गए। मतलब ये समझिए, एक तरफ मतलब ये समझिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, समझ गए ना। तो एक तरफ प्यारे बच्चों भूखमरी का समस्या आ गया था और एक तरफ क्या था भाई, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा था। इसका रिजल्ट ये निकला कि प्रथम विश्व युद्ध का जन्म हो गया, समझ गए ना, जिसका लोग कल्पना तक नहीं किया था, समझ गए ना। तो इसने उग्र राष्ट्रवाद का जन्म दिया जिससे प्रथम विश्व युद्ध जैसे विनाशकारी परिणाम सामने आया। यानी कि एक तरफ लोग भूखे मर रहा है, एक तरफ अकाल पड़ रहा है, और दूसरी तरफ साम्राज्य को बढ़ाने में लोग लगा हुआ है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा हो रहा है, गुलाम बनाने का होड़ लगा हुआ है, बाजार एकदम कब्जा करने का होड़ लगा हुआ है, हम उस पर कब्जा कर लेंगे तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे, ये मतलब अपने से कमजोर देश के ऊपर ना कब्जा करने का होड़ लग गया, युद्ध छिड़ गया। और इतना खतरनाक युद्ध हुआ प्यारे बच्चों कि विश्व युद्ध का रूप ले लिया। और पहली बार उसी 1914 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1914 ईस्वी में यह विश्व युद्ध शुरुआत हो गया, समझ गए। पहली बार यह विश्व युद्ध का क्या हो गया, शुरुआत हो गया। और जब विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ, इतना भयानक स्थिति सामने आया, ये तो आपको पता ही है, कितना तबाही मच गया, समझ गए ना। विश्व युद्ध जब शुरुआत हुआ तो तबाही मच गया, समझ गए ना। विश्व युद्ध जब शुरुआत हुआ ना तब एकदम तबाही आ गया, समझ लीजिए यही बात। समझ में आया, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है ना। थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है क्या।
नेटवर्क का इशू है क्या? चलिए, तो सब कुछ सही है ना? ओके, हाँ जी। तो अब प्यारे बच्चों, हम आपको क्या बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा भयंकर क्या आया, विनाशकारी प्रणय आ गया सबके सामने, जनता के सामने प्रथम विश्व युद्ध जैसा महान युद्ध प्यारे बच्चों सबके सामने आ गया। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, जल्दी से आपको बताइए। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, फटाफट से बताइए। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था? आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ना इतना ज्यादा तबाही मच गया था, इतना ज्यादा तबाही मच गया था कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका असर दिखना शुरू हो गया था। आपको हम बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण प्यारे बच्चों आ गया आर्थिक मंदी, ठीक है ना, आर्थिक मंदी। अब ये आर्थिक मंदी क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, आर्थिक मंदी क्या होता है ना, जहां पर हर एक क्षेत्र प्रभावित हो जाए, ठीक है, जैसे कृषि क्षेत्र प्रभावित हो जाए, उद्योग क्षेत्र प्रभावित हो जाए, सेवा क्षेत्र प्रभावित हो जाए, तो उसे कहते हैं आर्थिक मंदी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में इतना ज्यादा जान माल का क्षति हुआ था कि आर्थिक मंदी आ गया, ठीक है। अब इस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए बहुत सारे देश खूब खेती कर रहे थे, अनाज उपजा रहे थे कि भाई अनाज उपजाते हैं, कुछ तो आर्थिक मंदी दूर होगा, समझ गए ना, मतलब लगातार कुछ बड़ा प्रयास करने के चक्कर में थे, ठीक है। तो ये आर्थिक मंदी कहां आ गया? पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी आ गया, समझ गए ना, पूरे विश्व भर में क्या आ गया? आर्थिक मंदी आ गया। अब ये सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक मंदी होता क्या है, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, आर्थिक मंदी जिसे हम आर्थिक संकट के नाम से भी जानते हैं, आर्थिक मंदी, आर्थिक मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाना। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब जैसे भारत है, तो भारत अभी सुखी संपन्न है, सब लोगों को भाई खाना पीना रहना सहना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब यहां आर्थिक मंदी आएगा ना तो लोग खाने के लिए तरस जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे कोई चीज बाजार से खरीदने के लिए, उसे कहते हैं क्या? आर्थिक मंदी, या फिर आर्थिक संकट कहते हैं, उसे आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट कहते हैं। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट कहते हैं। तो आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? तो अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब उसके जो तीनों आधार है, अर्थशास्त्र के कितने आधार होते हैं? 3 आधार, अर्थतंत्र के 3 आधार, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र और तृतीयक में सेवा क्षेत्र। तो जब आर्थिक संकट आता है ना, जब आर्थिक मंदी आता है तो कृषि भी प्रभावित हो जाता है। अब कृषि कैसे प्रभावित होता है जरा ये देखिए। जैसे मान लिया जाए कि जो किसान है वो तो भाई अनाज अपना उपजा रहा है, जो किसान है वो तो अनाज उपजा रहा है, लेकिन खरीदार के पास पैसा ही नहीं है, कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है कि उस अनाज को खरीदे, समझ गए ना। वैसी स्थिति में क्या होता है? किसान अनाज तो ढेर सारा उपजा दिया, लेकिन जनता जनार्दन के पास पैसे नहीं है कि उस अनाज को खरीद सके। ऐसी स्थिति में किसान क्या करता है? उस अनाज का मूल्य घटा देता है, बहुत कम कर देता है, फिर भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि आर्थिक मंदी है, किसी के पास पैसे नहीं है, खरीदेगा क्या? समझ गए ना। तो कृषि पर उसका बहुत मार पड़ता है आर्थिक मंदी का। उसके अलावा उद्योग क्षेत्र पर, अब उद्योग क्षेत्र में एक फैक्ट्री आता है, कंपनी आता है। अब कोई कंपनी मान लिया जाए कोई प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई जूता बनाने वाली कंपनी है, समझ गए ना। अब मान लिया जाए देश में आर्थिक मंदी आ गया है, अब वो जूता तो भाई खूब बना रहा है, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं है कि जाकर के जूता खरीदेगा, समझ रहे बातों को। किसी के पास पैसा ही नहीं है कि जूता खरीदेगा, या फिर अगर पैसा भी है तो वो जूता में खर्च करना नहीं चाह रहा, किसी तरीके से जान बचाना चाह रहा है, समझ गए ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है? जूता कंपनी अपना दाम एकदम कम कर देता है, फिर भी कोई लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है आर्थिक मंदी। सेवा क्षेत्र प्यारे बच्चों, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई मास्टर हो गया, तो भाई आप पहले ये बताओ, आर्थिक मंदी आ जाएगा तो पहले लोग जान बचाएगा कि पहले लोग पढ़ाई करने जाएगा? कहेगा कि अरे जान बच जाएगा तो पढ़ाई कहियो कर लेंगे, समझ गए ना। तो वैसी स्थिति में आर्थिक मंदी, जब आर्थिक संकट आता है तो तीनों क्षेत्र प्रभावित होता है, समझ गए ना। कृषि क्षेत्र भी, उद्योग क्षेत्र भी और सेवा क्षेत्र भी। जिनके पास नौकरी होता है वो बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे आप याद करिए कोरोना टाइम को, आप कोरोना काल को याद करिए, जब कोरोना आया था तो किस तरीके से लोगों का नौकरी खत्म होने लगा था, सब कंपनी वाला अपना अपना स्टाफ के निकालना शुरू कर दिया। जाइए भाई, आर्थिक तंगी आ गया एकदम, ठीक है ना, आर्थिक संकट आ गया है, पैसा देने की स्थिति में कंपनी सब नहीं था। ऐसे में क्या किया? लोगों को जो उसको रोजगार था उसको भी बेरोजगार बना दिया, समझ गए ना। यानी कि सब लोगों का नौकरी चला गया। अरे कोरोना काल भी एक तरीके से क्या था? आर्थिक संकट ही था ना।
कोरोना काल भी एक तरीके से आर्थिक संकट ही था, आपको अच्छे से याद है या नहीं? कोरोना काल भी एक तरीके से आर्थिक संकट ही था, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए। यस सर, कोरोना काल भी आर्थिक संकट था। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब उसके जो तीनों आधार हैं यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तीनों का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए, व्यापार घट जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की कीमत नहीं रहे, तो उसे कहते हैं आर्थिक मंदी या फिर आर्थिक संकट। समझ गए? उसे कहते हैं आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट। याद रहेगा, हाँ या ना बोलिए। सारे बच्चे आर्थिक मंदी समझ गए ना? तो आपसे परीक्षा में ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि आर्थिक मंदी क्या है, आर्थिक संकट क्या है। तो आपको हर हाल में बताना है, आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब उसके तीनों आधार यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्या हो जाए, विकास अवरुद्ध हो जाए, यानी कि तीनों का तीनों एकदम ठप हो जाए। समझ गए ना? लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंकों और कंपनी, अरे भाई लोगों के पास पैसे नहीं रहेगा तो बैंक में जमा क्या करेगा, और बैंक में जमा नहीं करेगा तो बैंक में ताले ना लग जाएगा, बताइए, बैंक बंदे ना हो जाएगा, तो बैंक और कंपनी का तो दिवाला निकल जाता है, ठीक है ना? बैंक और कंपनी तो एकदम मतलब बंद हो जाता है, समझ गए? व्यापार घट जाता है क्योंकि सब वस्तु का दाम घट जाता है, ठीक है ना? आज अगर आर्थिक तंगी आ जाए तो जो अमेरिका का $1 का कीमत 85 रुपया है ना, वो घट करके 50-60 रुपया पर आ जाएगा या फिर उससे कम भी आ जाएगा, तो मुद्रा का दाम घट जाता है, समझ गए? तो बस उसी को कहते हैं आर्थिक तंगी। समझ गए? आर्थिक तंगी, आर्थिक संकट। सारे बच्चे समझ गए ना? तो हुआ क्या कि प्यारे बच्चों ध्यान से जरा समझिएगा, हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे देश ना आर्थिक तंगी से जूझने लगे, बहुत सारे देश आर्थिक तंगी से जूझने लगे। और एक बड़ी समस्या बनी हुई थी अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि में अति उत्पादन, ध्यान रखिएगा, कृषि में अति उत्पादन एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। याद रहेगा ना? कृषि में अति उत्पादन एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। याद रखिएगा, कृषि में अति उत्पादन एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये समझ लीजिए कि हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, हम भाई खूब चावल उपजा रहे हैं, खूब गेहूं उपजा रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला है ये नहीं है क्योंकि आर्थिक तंगी है, आर्थिक संकट है, किसी के पास पैसे नहीं है कि हमारा सामान खरीदेगा। तो सामान का तो अति उत्पादन हो रहा है, फसल का तो अनाज का अति उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। और जब कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा किसान का अनाज, तो किसान का स्थिति खराब होगा कि नहीं होगा? समझ गए ना? तो किसान का स्थिति क्या हो गया? एकदम चौपट हो गया, किसान का स्थिति एकदम खराब हो गया। सभी सामानों का दाम गिरने लगा, ठीक है ना? सभी सामानों का दाम, आर्थिक संकट जब आया तो सभी सामानों का दाम गिरने लगा, सभी सामानों का दाम गिरने लगा। ये आर्थिक संकट कब आया था पहले इसके बारे में समझिए। 1918 तक तो प्यारे बच्चों युद्ध चला, समझ गए ना? प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था लोग सुधारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सुधरा नहीं, और फाइनली 1929 ईस्वी में ये आर्थिक संकट बनकर के आया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक संकट कब आया था, तो जवाब देना होगा 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट आया था, ठीक है ना? 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट आया था, ठीक है? याद रहेगा? हाँ जी, 1929 ईस्वी में क्या आया था? आर्थिक संकट आया था। देखिए, तो पूरा एशिया, पूरा यूरोप तो भाई एकदम आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अमेरिका थोड़ा बहुत बढ़िया स्थिति में था शुरुआत में अमेरिका थोड़ा बहुत बढ़िया स्थिति में था। अमेरिका को अपने आप पर लग रहा था कि भाई हम बढ़िया स्थिति में हैं तो दुनिया वाले को मदद करते हैं, समझ गए ना? तो अमेरिका ने कर्ज देना शुरू किया। अमेरिका क्या किया कि जो आर्थिक तंगी से देश जूझ रहा था, अमेरिका उसको क्या किया भाई? कर्ज दिया, समझ गए ना? अमेरिका क्या किया? कर्ज दिया। अब पूरा दुनिया आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कितनों को कर्ज दीजिएगा, समझ गए ना? अमेरिका खूब अपना पैसा कर्ज में दे दिया, समझ गए ना? खूब पैसा बांटा, समझ गए ना? इतना पैसा बांटा अमेरिका, इतना पैसा बांटा, इतना कर्जा दिया कि खुद भिखमंगा बन गया, खुद अमेरिका में आर्थिक तंगी आ गया, समझ गए? ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। अमेरिका शुरुआत में तो सबको खूब मदद किया, कर्ज दिया कि लो भाई ये करो वो करो, लो हम कर्ज देते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही अमेरिका भी आर्थिक तंगी के चपेट में आ गया, आर्थिक संकट के चपेट में आ गया, समझ गए ना? अब जब अमेरिका में आर्थिक संकट आया, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है। जब अमेरिका में आर्थिक संकट आया, अमेरिका में आर्थिक संकट आया,
अमेरिका में जब आर्थिक संकट आया तब अमेरिका को लगा कि अरे तरीके, हम तो अभी तक भाई दूसरों का मदद कर रहे थे, अब तो हमरे पर आर्थिक संकट आ गया है। अब अमेरिका वाला जिसको जिसको कर्जा दिया था ना, सबसे वसूलना शुरू किया है, भाई कर्जा लाओ, हमर कर्जा लाओ जल्दी जल्दी से, हम अपने आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तुम लोग के हम भाई दे दिए पैसा, हम अपने गरीब बन गए, ठीक है ना। अब अमेरिका वाला क्या किया, सबसे पैसा मांगना शुरू किया है, सब भाई जल्दी जल्दी पैसा जमा करो जी, हम एकदम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, समझ गए ना। मतलब अमेरिका का स्थिति भी एकदम बद से बदत्तर हो गया, समझ गए। अमेरिका में भी क्या हुआ, विकास एकदम ठप हो गया, विकास रुक गया, बैंक बंद होना शुरू हो गया, पूंजीपतियों का हालत खराब हो गया, समझ गए। तो बहुत सारा बैंक भी डूब गया। अब अमेरिका एकदम छटपटाने लगा, समझ गए ना। जैसे मछली के बिना पानी छटपटाता है, सॉरी पानी के बिना मछली छटपटाता है, वैसे ही ना अमेरिका अब छटपटाने लगा कि हम भाई पैसा भी दे दिए हैं सब दूसरे देश के, अब दूसरा देश वाला इतना जल्दी तो लौटाएगा नहीं, कहेगा कि हम अपने आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, हम तुमसे उधार लिए थे, कर्जा लिए थे, तू हमरे से पैसा मांग रहा है, समझ गए। तब वैसी स्थिति में क्या हुआ, अमेरिका में आर्थिक संकट आ गया। क्या हुआ, अमेरिका में आर्थिक संकट आ गया। अब जब अमेरिका में आर्थिक संकट आया तो वहां का उस समय एक प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डी रूजवेल्ट, ठीक है ना, डी रूजवेल्ट करके कुछ नाम था, समझ गए। उनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, उनका नाम हम आपको कंफर्म कर देते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, मीटिंग बुलाए, ठीक है ना, मीटिंग बुला करके सब कुछ किया और वहीं से नई आर्थिक नीति निकाले, समझ गए, न्यू डील जिसको कहते हैं, न्यू डील, ठीक है ना, नई आर्थिक नीति वहीं से कौन निकाले, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट निकाले, ताकि अमेरिका को आर्थिक संकट से बाहर किया जाए, समझ गए। तो उसी समय अमेरिका को आर्थिक संकट से बाहर करने के लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या लाया, नई आर्थिक नीति। क्या लाई भाई, तो नई आर्थिक नीति, ध्यान रखिएगा, नई आर्थिक नीति, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, और परीक्षा में यहां से संबंधित प्रश्न भी पूछता है, 1929 के आर्थिक संकट के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न, ठीक है। किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चों, पहले समझिए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम को स्पष्ट करें, कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का क्या कारण था और क्या परिणाम उसका निकला, समझ गए ना। तो ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। कारण हम आपको बता ही दिए। सबसे पहला कारण क्या बताए, कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण, मतलब हद से ज्यादा उत्पादन के कारण विश्व बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई। इतना ज्यादा फसल का उत्पादन हो गया ना कि विश्व बाजार में इतना ज्यादा फसल चला गया कि उसका दाम एकदम घट गया, समझ गए, जिसके कारण अनाज के मूल्य में कमी आई और इसका खरीदार कोई नहीं रहा। अब किसान बेचारा मर गया, समझ गए ना। जब किसान का अनाज कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, किसान बचेगा, किसान का हालत एकदम खराब हो गया, समझ गए। गरीबी और बेरोजगारी से उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता घट गई। अब जब आर्थिक संकट आया था तो उससे पहले चूंकि क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे ही लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उसके कारण, बेरोजगारी के कारण उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता घट गई, मतलब कोई भी चीज खरीदने के वो पक्ष में नहीं थे, पैसे नहीं था, क्या खरीदते, समझ गए ना। अतः विश्व बाजार पर आधारित व्यवस्था लड़खड़ा गई, समझ गए ना। उसके बाद 1923 के बाद अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम आपको क्या बताएं, ठीक है ना, कि अमेरिका खुद सबको कर्ज दे रहा था, अमेरिका खुद सबको कर्ज दे रहा था कि लो भाई हमसे कर्जा लो, हमसे कर्जा लो, लेकिन जब अपना पर आ गया तो कहता है कि हमको कर्जा दो, कर्जा दो, समझ गया ना। कर्जा तो नहीं, मतलब जो कर्जा दिया था उसी को वापस मांग रहा था कि जो दिए हैं पैसा भाई हमको वापस कर दो, हम अपने आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1923 के बाद अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया और दिए गए कर्ज की वापसी की मांग करने लगा कि भाई जो कर्जा दिए हैं वो हमको क्या कर दो, वापस कर दो। इससे अमेरिका कर्ज पर आश्रित देशों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि जो देश अमेरिका से कर्जा लिया था सब और डरने लगा कि भाई देखो हम अभी आर्थिक संकट से उभरे ही नहीं है, अमेरिका वाला पैसा वापस मांग रहा है, समझ गए ना। तो यही वाला बात हुआ, जैसे हम अगर किसी को पैसा दे दें कि लो भाई तुम्हारा बुरा समय चल रहा है पैसा ले लो, और 2 दिन के बाद कहें कि लाओ लाओ पैसा दो हमरा, मतलब हमको अपने बुरा समय आ गया है, वो कहेगा ना कि भाई हम क्या करेंगे, हम कहां से पैसा दें, हम तो पैसा सब खर्च कर दिए। तो वैसा ही कुछ स्थिति आया, जो अमेरिका से कर्जा लिए थे, यानी कि अमेरिकी कर्ज पर जो आश्रित देश थे, उनके लिए संकट की स्थिति एकदम से उत्पन्न हो गई, समझ गए, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, उसके अलावा अमेरिका में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। ये शेयर क्या है? जिस समय आर्थिक संकट आया था तो उस समय बहुत सारे जो जिनके पास पैसा था, जिनके पास पूंजी था, वो कंपनी में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिए थे। किस चीज में? कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिए थे, शेयर मार्केट में, ठीक है ना, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। नाम सुना है ना, टीवी देखते होंगे तो म्यूचुअल फंड, ये क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, म्यूचुअल फंड का प्रचार आप लोग जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। हाँ, कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, पैसा लगाइए और एक बार में पैसा आपका बढ़ जाएगा। देखे है ना, प्रचार आप लोग देखते होंगे म्यूचुअल फंड का। तो ये प्यारे बच्चों शेयर बाजार होता है। तो वहां के जो जिनके पास पैसे वाले कुछ लोग थे ना, वो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिए। लेकिन कंपनी, देखिए शेयर बाजार में क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई मोबाइल कंपनी है, ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि ये रियलमी का मोबाइल है, तो रियलमी का कोई कंपनी है, रियलमी अपना शेयर बेच रहा है। हम क्या करते हैं कि शेयर उसका कुछ खरीदते हैं। शेयर मतलब होता है कि उसमें अपना भागीदारी करना, कंपनी का शेयर खरीदना। अब क्या होगा, अगर हम पैसा लगा दिए, हमारे जैसे लाखों आदमी उसमें शेयर में पैसा लगाए, अब अगर कंपनी को फायदा होगा तो वो पैसा सब आदमी के बीच बटेगा। समझ गए ना, जैसे जो पैसा लगाया है सब आदमी के बीच पैसा बटेगा। लेकिन अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो सब आदमी को नुकसान होगा, जो पैसा लगाया था सबको नुकसान होगा। तो जो आदमी शेयर का पैसा खरीदा था, शेयर की कीमत में गिरावट आ गया। समझ गए ना, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई कंपनी में पैसा लगाए, उसका एक शेयर खरीदे 2000 रुपया में, हम इस चलते 2000 रुपया खर्च किए थे कि भाई कंपनी आगे विकास करेगा तो ये 2000 4000 हो जाएगा, 2000 का 6000 हो जाएगा। लेकिन पता चला कि कंपनी घाटा में जा रहा है, तो जो 2000 लगाए थे वह में और नुकसान होते चला गया, यानी कि शेयर का कीमत गिरते चला गया। समझ गए ना, शेयर का कीमत गिरते चला गया और वहां के लाखों कंपनियां क्या हो गया, बंद हो गया। जाहिर सी बात है, जब आर्थिक संकट आएगा तो लाखों कंपनी बंद हो जाएगा ना जी, हैं। तो शेयर मार्केट में क्या हुआ, हाँ शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है। बिल्कुल जोखिम है भाई, कभी भूल करके भी ना उसमें जाना मत, अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो। वो एक्सपर्ट के लिए है, समझ गए ना। नया नया में जाइएगा, कितना लाख खत्म कर दीजिएगा पता नहीं, समझ गए ना। तो इसलिए कभी हाथ पैर मत अजमाना जब तक कोई एक्सपर्ट ना हो साथ में, ठीक है। शेयर बाजार एकदम तो समझिए कि एक तरह से जुआ है, समझ गए ना। अगर नया नया खिलाड़ी हो तो सब कुछ हार करके आ जाओगे। ये कभी शेयर मार्केट के बारे में सोचना भी मत जब तक कोई साथ में एक्सपर्ट ना हो। ये नहीं कहते हैं कि सोचना ही मत, सोचो, लेकिन जब कोई साथ में एक्सपर्ट हो तभी सोचना। अकेले में सोचोगे तो बुड़ जाओगे, समझ गए ना, ध्यान रखना है। तो इतना कारण था आर्थिक संकट का। अब इसका परिणाम क्या हुआ जरा जान लेते हैं। 1929 के आर्थिक संकट के परिणाम। आर्थिक महामंदी का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। यूरोप के अनेक बैंक रातों रात बंद हो गए। अनेक देशों की मुद्रा का कीमत हद से ज्यादा घट गया। मुद्रा का कीमत होता है ना, जैसे अमेरिका का अगर $1 लाइएगा तो भारत में उसका देगा 80-85 रुपया, तो उसका कीमत एकाएक घट गया। अनाज और कच्चे माल की कीमतें घटने लगी, अनाज का कीमत घट गया, कच्चे माल का कीमत घट गया। व्यापक विश्व बाजार का स्थान संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने ले लिया। भारत में किसानों की दयनीय स्थिति हो गई। बंगाल का पटसन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। व्यापार में काफी हद तक क्या आ गया, गिरावट आ गया। तो इतना प्रकार का परिणाम सामने आया इस आर्थिक संकट का, समझ गए। बहुत तरह का परिणाम सामने आया इस आर्थिक संकट का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब जरा प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। समझ गए ना। अब चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो आर्थिक मंदी आया था 1929 ईस्वी में, ये जो आर्थिक मंदी आया, तो इस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, अभी हम आपको बताया ना, अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने न्यू डील व्यवस्था 1932 ईस्वी में लागू किया। ठीक है, न्यू डील के तहत ही आया था नई आर्थिक नीति, किस तरीके से अमेरिका को आर्थिक संकट से बाहर निकाला जाए, समझ गए ना। इसके लिए आया था नई आर्थिक नीति, जिसको न्यू डील कहा गया। तो परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछता है, सीधे सीधे सवाल पूछता है, न्यू डील कब लागू हुआ? तो 1932 ईस्वी में, ठीक है ना। न्यू डील कब लागू हुआ? 1932 ईस्वी। न्यू डील लागू करने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया कब? 1932 ईस्वी में। न्यू डील का उद्देश्य क्या था? अमेरिका को आर्थिक स्थिति से अमेरिका को आर्थिक संकट से बाहर निकालना, ठीक है। चलिए समझते हैं कि न्यू डील क्या है। ये न्यू डील क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
परीक्षा में 2 नंबर का सवाल भी पूछता है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं, न्यू डील से आप क्या समझते हैं। वो वाला डील मत समझिएगा, बोलते हैं ना हम लोग बोलचाल की भाषा में, अरे चलो तो डील कर लिया आज, वो वाला डील नहीं है यहाँ, समझ गए ना। हाँ, यहां पर दूसरा डील है। तो न्यू डील से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने के लिए। हम अभी आपको बताया ना कि आर्थिक मंदी का जो प्रभाव था उससे निकलने के लिए ये न्यू डील लाया गया था। तो आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने के लिए एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से, ताकि उसको भाई नियंत्रित किया जा सके, रोका जा सके आर्थिक संकट को, समझ गए। तो आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने के लिए एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई। यही नई आर्थिक नीति के बारे में आगे जानेंगे कि आखिर नई आर्थिक नीति क्या है, समझ गए ना। तो नई आर्थिक नीति अपनाई जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। कहा गया कि भाई अर्थव्यवस्था का कुछ नया रास्ता निकालना पड़ेगा। तो जो नया रास्ता निकला आर्थिक संकट से बाहर निकालने का, उस नया उपाय का नाम था नई आर्थिक नीति। तो यह भी पूछा जाता है परीक्षा में कि नई आर्थिक नीति किनके द्वारा लाया गया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, ठीक है ना। हाँ, नई आर्थिक नीति किनके द्वारा लाया गया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। तो आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। और इस नई नीति के अनुसार जन कल्याण की व्यापक योजना के अंतर्गत, यानी कि लोगों का भलाई कैसे हो, लोग आर्थिक संकट से कैसे बाहर निकलें, इस योजना के तहत आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को नियमित करने का प्रयास किया गया। यानी कि सब प्रकार का जो नियम था, आर्थिक नियम, राजनीतिक नियम और प्रशासनिक नीति, ये सबको सुधारने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। सब कुछ सुधारने का भरपूर प्रयास किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, सब कुछ सुधारने का प्रयास किया गया ताकि सब कुछ को हम एकदम नियमित कर सकें और एकदम अच्छे तरीके से सुधार सकें, समझ गए ना। तो ये बात प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, यहां तक सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। सारे बच्चे समझ गए ना। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। और हाँ, एक बात और बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अंग्रेजी का क्लास कल से प्यारे बच्चों पूरा एप्लीकेशन पर चलेगा। अभी से लेकर के जब तक खत्म ना हो जाए तब तक पूरा क्लास कहां चलेगा, एप्लीकेशन पर चलेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन पर जितना भी अभी तक चैप्टर वाइज है टोटल हम अपडेट कर देंगे एप्लीकेशन पर, आज रात में ही पूरा अपडेट कर देंगे। नोट्स भी प्यारे बच्चों अंग्रेजी का हम आपको बहुत जल्द दे देंगे, ठीक है ना। नोट्स भी हम आपको अंग्रेजी का बहुत जल्द दे देंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर कल से सारे क्लास चलेंगे, 8 बजे से जो भी क्लास चलता है ना, वो कल से सारे क्लास एप्लीकेशन पर चलेंगे, ठीक है। अब अंग्रेजी का क्लास यूट्यूब पे नहीं चलेगा और सारे क्लास अब एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे टॉपर बैच में जुड़ भी जाएंगे। अंग्रेजी का क्लास वो आप लोगों को वहीं पर करना है, ठीक है। चलिए, तो न्यू डील समझ गए ना, नई आर्थिक नीति समझ गए। नई आर्थिक नीति कब आया था, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए। नई आर्थिक नीति कब हुआ था, 1932 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1932 ईस्वी में। चलिए, तो न्यू डील के तहत नई आर्थिक नीति समझ गए ना। न्यू डील के तहत ही क्या लाया गया भाई, नई आर्थिक नीति। तो अभी आपको तो सिर्फ यहां पर यह पता चला कि न्यू डील के तहत क्या लाया गया, तो नई आर्थिक नीति लाया गया। लेकिन इस नई आर्थिक नीति में क्या था, कौन सा नीति था, कुछ नीति के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सा नीति था नई आर्थिक नीति में। तो चलिए नई आर्थिक नीति के बारे में जानते हैं। परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है, 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें, ठीक है ना। हम प्यारे बच्चों टॉपिक भी पढ़ा देते हैं, जैसे ये टॉपिक है नई आर्थिक नीति, टॉपिक का नाम है नई आर्थिक नीति। लेकिन टॉपिक ना लिख करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें कि परीक्षा में, चूंकि हम लोग को पढ़ाई किस लिए करना है, परीक्षा के लिए। टॉपिक पढ़ने के लिए तो पढ़ाई नहीं करना है ना, हम लोग को परीक्षा के लिए पढ़ाई करना है। तो इसलिए परीक्षा के पर्पस से ही हम आपको बताते हैं, ठीक है, परीक्षा के पर्पस से ही हम आपको बताते हैं। तो नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करना है, याद रहेगा। हाँ, नई आर्थिक नीति क्या है, इसका विवेचना करना है, लिखेंगे हम लोग। आर्थिक महामंदी का आरंभ अमेरिका में हुआ था, जो 1929 से 1933 तक चला। लगभग 3 सालों तक ये आर्थिक मंदी चला था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है आर्थिक मंदी का समय कब से कब तक था। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि आर्थिक मंदी का समय कब से कब तक रहा, तो 1929 से लेकर के 1933 तक, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 1933 तक आर्थिक मंदी। अभी बहुत ज्यादा मजा आएगा, काहे चिंता कर रहे हैं। देखिए ना, 1933 तक तो आर्थिक मंदी ही रहा, 2-4 साल बेचारा का व्यवस्था बढ़िया हुआ और फिर तुरंत 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ज्यादा स्थिति खराब हो गया।
अभी देखिए ना, अभी और मजा आएगा, ठीक है। तो आर्थिक महामंदी का जब आरंभ हुआ अमेरिका में, तो वो 1929 से 1933 तक बना रहा था आर्थिक मंदी, ठीक है। और महामंदी से उबरने के लिए, ये आर्थिक मंदी से निकलने के लिए, ये आर्थिक मंदी से उबरने के लिए रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई, नई आर्थिक नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार जन कल्याण की व्यापक योजना बनाई गई, यानी जन कल्याण यानी कि लोगों की भलाई के लिए, ठीक है ना, जन कल्याण यानी कि लोगों की भलाई के लिए योजना बनाई गई बड़े स्तर पर, कि लोगों का किस तरीके से भलाई हो, ठीक है। तो जन कल्याण के अनुसार बड़ी योजना बनाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि और उद्योगों में संतुलन स्थापित करना। यानी कि जो कृषि एकदम खत्म हो गया था, उद्योग एकदम बंद हो गए थे, किसी तरीके से कृषि और उद्योग को बढ़ाना था, कि भाई अगर कृषि और उद्योग अगर एक बार बढ़ गया तो फिर हम अर्थव्यवस्था में अच्छे से हो जाएंगे और आर्थिक संकट से निकल सकते हैं। क्योंकि कृषि एकदम चरमरा गया था, अब इतना ज्यादा अनाज का उत्पादन हो गया था कि कोई खरीदिए नहीं रहा था, सब अनाज सड़ गया था, बर्बाद हो गया था, कोई खरीदारी नहीं था, किसानों का स्थिति एकदम खराब हो गया था, किसानों के पास उतना पूंजी नहीं था कि दोबारा खेती कर सके, समझ गए। तो इसलिए डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति लाई कि किसानों की स्थिति को सुधारना है, कृषि को सुधारना है, और इसके अलावा उद्योग में संतुलन स्थापित करना, यानी कि उद्योग को बचाना है, कि ताकि फिर से नए फैक्ट्री का शुरुआत हो सके, फिर से सामान बाजार तक पहुंचे, फिर से बिकना शुरू हो, कि ताकि कुछ संकट से बाहर निकला जाए। तो कृषि और उद्योग में संतुलन स्थापित करना ही मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना भी था। जन कल्याण के तहत क्या, रेल मार्ग, सड़क, पुल एवं स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण दी गई, ताकि रोजगार के नए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो। यानी कि रेल मार्ग, सड़क, पुल, ये सब कर्जा लेकर कहीं बनाया गया, लेकिन बनाया गया। क्यों बनाया गया पता है? दो फायदा इससे होता। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल, ये सब निर्माण कराया गया, इससे दो फायदा हुआ। पहला फायदा तो ये हुआ कि ये सब बन भी गया, रेल मार्ग तो भाई रेल बन गया, ये बन गया। दूसरा फायदा, मुख्य जो उद्देश्य था, कि लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि लोग आर्थिक संकट में बेरोजगार हो गए थे, समझ गए ना। आर्थिक संकट में लोग एकदम बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था। तो डी रूजवेल्ट सोचे कि कहीं अगर ये सब बनेगा तो कुछ लोगों को तो रोजगार मिलेगा, तो रोजगार उपलब्ध हो सके, इसलिए ये सब किया गया। व्यापार और उत्पादन को बढ़ाया गया, मजदूरी में वृद्धि किया गया। जो आर्थिक संकट में मजदूरी एकदम नीचे गिर गया था, जैसे कोरोना काल में क्या होता था, सब लोग बेरोजगार हो गया था। उस समय अगर मजदूर को 100 रुपया भी देता था ना, कोई 150 रुपया भी कोई देता था ना, तो खट से आकर के काम करता था। और अभी जाकर के बात करिए, कहेगा कि 400 से कम लेंगे नहीं, समझ गए ना। अभी मजदूर से जाइए ना काम करवाने के लिए, बोलेगा कि हम 400 से कम नहीं लेंगे, समझ गए। लेकिन वहीं कोरोना में कितना में काम करता था, 100 रुपया 150 रुपया में एकदम दौड़ल चलाता था काम करने के लिए, कि 100 रुपया तो आएगा। मजदूरी एकदम कम हो गया था। तो उसी तरीके से जब आर्थिक संकट आया था तो मजदूरी कम हो गया था। तो डी रूजवेल्ट सोचे कि भाई लोगों का स्थिति कैसे सुधरेगा, मजदूरी में वृद्धि करना होगा। तो मजदूरी में वृद्धि किए, काम के घंटे तय कर दिए, कि देखो भाई काम इतना ही घंटा करना, ज्यादा मत करना, समझ गए ना। क्या था ना कि कम मजदूरी में लोग ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि दिक्कत था ना, पैसों का दिक्कत था, आर्थिक संकट आ गया था, समझ गए। तो काम के घंटे तय किया गया कि नहीं भाई इतना ही घंटा काम करना होगा। मूल्यों में वृद्धि को रोकना, कि किसी भी सामान का मूल्य ज्यादा न बढ़े, ताकि लोगों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। तो मूल्यों की वृद्धि को रोकना, ये भी व्यापक योजना था, इसका भी नई आर्थिक नीति के तहत ये सब काम किए गए। कृषि क्षेत्र में किसानों की जो क्रय शक्ति तथा समान आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया। यानी कहने का मतलब देखिए, यहां पर युद्ध के पूर्व स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया, यानी कि जैसा स्थिति विश्व युद्ध के पहले था, उस तरीके का स्थिति पैदा करने का पुनः प्रयास किया गया, ताकि भाई हम पहले जैसे हो जाएं, समझ गए ना। यानी आर्थिक संकट से निकलने के लिए भरपूर प्रयास किया गया, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए ना, सारे बच्चे समझ गए, यस। तो आर्थिक संकट, नई आर्थिक नीति के तहत ये सब काम किया गया, समझ गए ना। सीधे सीधे आप कंक्लूजन ये समझ लीजिए, युद्ध के पूर्व स्थिति में जाने का पूरा प्रयास किया गया, सभी लोगों का स्थिति सुधारा गया, किसानों का, मजदूरों का, उद्योगों का, सबका स्थिति सुधारा गया, काम का घंटा तय किया गया, मजदूरी बढ़ाया गया, ये सब नई आर्थिक नीति के तहत किया गया। तो अगर आपसे परीक्षा में 5 नंबर वाला सवाल में पूछेगा तो नहीं लिख दीजिएगा, बहुत हार्ड है नई आर्थिक नीति, बताइए। अरे नई आर्थिक नीति बहुत हार्ड है, आराम से नहीं लिखा जाएगा आपसे, बोलिए जल्दी से। नई आर्थिक नीति लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? कितने बच्चे हैं जो अब नई आर्थिक नीति समझ गए हैं और अब लिख लेंगे? जल्दी से बताइए। एक बार याद करेंगे पूरा याद हो जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में लिखा गया है, समझ गए ना। किताब उलट करके देखिएगा तो जिंदगी भर याद नहीं होगा, लेकिन ये उसको कंक्लूजन में एकदम आसान भाषा में हम कर दिए हैं, आराम से अब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, नई आर्थिक नीति 1921 में हुआ था। कौन बोल दिया 1921 में हुआ था भाई?
1929 में तो ये आया था, आर्थिक मंदी आया था। जब 1929 में आर्थिक मंदी आया तो नई आर्थिक नीति 1921 में आ जाएगा। आर्थिक मंदी से पहले नई आर्थिक नीति बन गया था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भाई। मंदी आया तभी ना आर्थिक नीति आया। तो मंदी आया कब? 1929 में। तो 1932 ईस्वी में जाकर के बना क्या? नई आर्थिक नीति। समझ गए? तो जो बच्चे 29 और 21 लिख रहे हैं ना, ये गलत है। समझ गए? हाँ, अगर कभी हो सकता है कि मिस्टेक से अगर हम भी बोले हो तो वो गलत था, ये ध्यान रखिएगा। 1929 और 1932, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि आखिर नई आर्थिक नीति का प्रभाव तो हम सब जगह पर देख लिए, अमेरिका में देख लिए, पूरे विश्व में देख लिए। भारत पर इसका क्या प्रभाव था? जो आर्थिक मंदी आया, अरे वो नई आर्थिक नीति लेनिन वाला दूसरा है भाई। हे भगवान, लेनिन का नई आर्थिक नीति दूसरा है। यहां पर हम डी रूजवेल्ट का नई आर्थिक नीति बता रहे हैं। आप लोग उससे तुलना कर रहे हो क्या? अरे वो लेनिन का नई आर्थिक नीति था, यहां पर हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नई आर्थिक नीति बता रहे हैं। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए। आर्थिक मंदी दो है, समझ गए? सॉरी, नई आर्थिक नीति दो है। एक लेनिन का नई आर्थिक नीति है और एक यहां पर हम नीति बता रहे हैं जो 1929 का नीति है। लेनिन का तो बहुत समय पहले का ना हो गया। ये प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं नई आर्थिक नीति जिसको लाया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखिए। हाँ, वो लेनिन वाला अलग है, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का है। हम कभी लेनिन का चर्चा भी किए हैं? हम कभी लेनिन का नाम भी लिए अभी यहां पर? जब नाम नहीं लिए तो उससे तुलना कैसे कर दिया आप लोग? लेनिन का नई आर्थिक नीति अलग है, वो हम आपको अलग चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नई आर्थिक नीति है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब प्यारे बच्चों देखते हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना? भारत पर अब देखिए, अगर परीक्षा में पूछेगा ना तो नई आर्थिक नीति सिर्फ पूछा, तो नई आर्थिक नीति पूछेगा तो ये वाला लिखना है। अगर पूछेगा लेनिन का नई आर्थिक नीति तो वहां पर लेनिन लिख देगा। परीक्षा में अगर लेनिन वाला पूछेगा ना तो लेनिन लिख करके पूछेगा कि लेनिन के नई आर्थिक नीति को समझाइए। या अगर सिर्फ नई आर्थिक नीति पूछे तो ये वाला लिखना है, ये भी ध्यान रखिए। अगर सिर्फ ये पूछे कि नई आर्थिक नीति को लिखें, नई आर्थिक नीति क्या है, तो ये लिखना है। समझ गए ना? सिर्फ अगर ऐसे पूछेगा, सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें, तो ये वाला लिखना है। अगर पूछ देगा कि लेनिन का नई आर्थिक नीति क्या है, तब आपको लेनिन वाला लिखना है। कितना समझाएंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए, हो गया ना? अब देखिए महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ध्यान रखिएगा, महामंदी का भारत पर भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा। ठीक है ना? भारत कहां बचने वाला था? जब अमेरिका जैसा धनी देश के पास तो आर्थिक मंदी पहुंच गया, तो भारत में नहीं पहुंचता। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। मंदी सबसे पहले ना व्यापार को ही प्रभावित करता है। ये मंदी सबसे पहले भारतीय बाजार को, भारतीय व्यापार को एकदम प्रभावित कर दिया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई। यानी कि अब देश में ही नहीं कुछ हो रहा था तो विदेश कैसे जाता? तो आयात निर्यात एकदम लगभग आधी हो गया, आधा आयात निर्यात हो गया। समझ गए? जो कृषि उत्पाद था, क्या बता रहे हैं, जो कृषि उत्पाद था उसकी कीमत काफी ज्यादा गिर गई, लगभग 50 आधा। जैसे अगर गेहूं का दाम 20 रुपए किलो था ना, तो समझ लीजिए कि हालांकि वो 20 रुपए किलो नहीं होगा, बहुत तो 1-2-4 रुपए किलो होगा, तो एकदम 50% दाम घट गया। ठीक है ना? अनाज का दाम कितना घट गया? 50% दाम घट गया, एकदम आधा हो गया अनाज का दाम घट करके। समझ गए? कृषि का दाम घट करके आधा हो गया, जिससे शहरी लोगों की अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज्यादा प्रभावित हुए। अब शहरी लोगों को तो भाई फायदा हो गया। देखिए, अनाज का दाम घटता है तो शहरी लोगों को फायदा होता है, क्योंकि शहर वाले खरीद करके खाते हैं, और गांव वाले को नुकसान हो जाता है, क्योंकि गांव में किसान होते हैं, उनको मगर महंगा सामान बिकेगा तब ज्यादा फायदा होगा। तो अगर अनाज का दाम घटता है, समझ गए ना, अगर अनाज का दाम घटता है, अगर अनाज का दाम घटता है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, किसानों को तो नुकसान होता है लेकिन शहरी लोगों को इससे फायदा हो जाता है। समझ गए ना? शहरी लोगों को फायदा होता है। तो हुआ क्या? शहरी लोगों की अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज्यादा प्रभावित हुए। अब कृषि के दाम में कमी के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने के लिए तैयार नहीं था। हम प्यारे बच्चों उस समय का बात कर रहे हैं, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, 1928-34 का हम बात कर रहे हैं, 1929 की आर्थिक मंदी का बात कर रहे हैं। तो उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय कृषि पर टैक्स लगता था, अंग्रेज लोग टैक्स लेता था। अब महामंदी आ गया है, आर्थिक मंदी आ गया है, लेकिन अंग्रेज लोग कहा कि हम टैक्स नहीं घटाएंगे,
समझ गए ना। तो अंग्रेज लोग लगान की दर कम करने के लिए तैयार नहीं था, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। समझ गए ना। और उसी भावना के तहत महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किए थे, आपको पता है। समझ गए ना। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका ज्यादा प्रभाव हुआ, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च बहुत ज्यादा होता था। नकदी फसल को उपजाने में ना खर्चा ज्यादा हो जाता है, और उस अनुपात में फायदा नहीं मिलने पर वो महाजनों के कर्ज में डूबते चले गए, और पहली बार भारत से सोने का निर्यात होने लगा। अंग्रेज लोग इधर भारत महामंदी से गुजर रहा था, और अंग्रेज लोग पहली बार सोना का भी निर्यात इंग्लैंड करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज लोग भारत से उसी समय सोने का निर्यात करने लगा, जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए, ब्रिटेन में सोना कम पड़ गया तो भारत से सोना ढो ढो करके पूरा ब्रिटेन लेकर के, इंग्लैंड लेकर के चला गया। समझ गए ना। ऐसे ही भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, लोगों के पास बेरोजगारी था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, और अंग्रेजों को लगा कि यही तो मौका है भाई, सोनमा के लूट लें। समझ गए ना। तो उसी समय सोना का निर्यात करना शुरू कर दिया, भारत से एकदम पूरा ढो ढो कर कहां पहुंचा दिया, इंग्लैंड पहुंचा दिया। समझ गए ना। उसी समय सोना का निर्यात भी शुरू हो गया। तो भारत पर यह सब प्रभाव पड़ा था। समझ गए, भारत पर यह सब प्रभाव पड़ा था। समझ गए ना। यह सब प्रभाव पड़ा भारत पर। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं, ठीक है। तो अभी हम आपको कुछ देर पहले प्यारे बच्चों शेयर बाजार इस सब के बारे में चर्चा किए थे ना। चलिए हम थोड़ा सा शेयर बाजार के बारे में आपको बता देते हैं कि शेयर बाजार क्या होता है। वैसा बाजार जहां बाजार या कंपनी के मूल्य का निर्धारण हो एवं कंपनी के शेयर का खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा होता है, तो उसे शेयर बाजार कहते हैं। शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में अगर शेयर बाजार का मुख्यालय कहा जाए ना तो मुंबई में है। तो क्या हम लोग मुंबई जाकर के स्टॉक एक्सचेंज करते हैं? शेयर मार्केट हम लोग मुंबई जाकर करते हैं? नहीं, मोबाइलों से हो जाता है, कंप्यूटरों से हो जाता है, होता है ना। कंप्यूटर से आराम से कर लेते हैं। तो शेयर बाजार का परिभाषा अगर परीक्षा में पूछ दे तो यही लिखना है कि वैसा बाजार जहां बाजार या कंपनी के मूल्य का निर्धारण होता है, कौन सा कंपनी कितना उसका मूल्य है, उस अनुसार से उसका वैल्यू निकलता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत में अडानी सबसे ज्यादा राजा है, बोलते हैं कि नहीं है, भारत का सबसे धनी आदमी है अडानी, अंबानी, ये सब होता है ना। इसका मतलब कि उसका कंपनी का वैल्यू अभी ज्यादा है। कंपनी का जितना ज्यादा वैल्यू होगा वो आदमी उतना ही अमीर होगा। समझ गए। जैसे अभी दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन है बताइए? ये है स्पार्क्स जेट। कौन निकाला है ये जो इलेक्ट्रिक कार निकाला था? नाम भूल रहे हैं उसका, चेहरा याद आ रहा है, उसका नाम भूल रहे हैं। अरे टेस्ला कंपनी का मालिक कौन है? हाँ, एलन मस्क। एलन मस्क ये अभी सबसे अमीर इंसान है दुनिया का, एलन मस्क। समझ गए ना। सबसे अमीर इंसान अभी एलन मस्क है। समझ गए, क्योंकि उसके कंपनी का वैल्यू ज्यादा है। समझ गए ना। तो वैसा बाजार जहां बाजार या कंपनी के मूल्य का निर्धारण होता हो एवं कंपनी के शेयर का खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा होता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सट्टेबाजी भी कुछ इसी तरीके का होता है। सट्टेबाजी भी कुछ ऐसा ही होता है कि कंपनियों में पूंजी लगा करके उसके कुछ हिस्से को खरीदना, कुछ हिस्से को खरीदना और मूल्य बढ़ने पर पुनः उसे बेच लेना ही सट्टेबाजी कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई कंपनी है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जियो कंपनी है, ठीक है ना। जियो कंपनी है, इसके एक शेयर का दाम अभी अगर वर्तमान में बात किया जाए तो मान लेते हैं कि 2000 रुपया है। 2000 का है कितना जी? एक शेयर है। समझ गए। हम क्या करते हैं, हमारे पास 10,000 रुपया है, हम इसका 5 शेयर खरीद लेते हैं। समझ गए ना। 5 शेयर खरीद करके रख लिए, और इसलिए रखते हैं ताकि जब जियो फायदा में जाएगा तो इसका शेयर का दाम बढ़ेगा। समझ गए। तो हम हो सकता है कि 5 साल के बाद जब एक शेयर बेचेंगे तो 5,000 रुपया में 5,000 में बिकेगा तो फायदा हो गया ना। लेकिन अगर कंपनी घाटे में चल जाएगा तो चूंकि इस कंपनी में हमरो पैसा लगल है, समझ गए, 10,000 लगल है लेकिन कंपनी में पैसा तो लगल है, तो ये 10,000 भी प्यारे बच्चों हमारा नुकसान में चला जाएगा। समझ गए ना। तो कंपनी का शेयर घटता है और कंपनी का शेयर बढ़ता है। शेयर इसी को कहते हैं। समझ गए ना। हाँ सारे बच्चे समझे, ध्यान रखिएगा। तो कंपनी में पूंजी लगा करके उसके कुछ हिस्से को खरीदना ही शेयर कहलाता है, और जब मूल्य बढ़ गया तो उसको बेच लेंगे। समझ गए। तो इसी को कहते हैं सट्टेबाजी। मुंबई में एक दलाल स्ट्रीट है, वो समझिए ना कि शेयर बाजार का अड्डा है। मुंबई में अगर जाइएगा ना, मुंबई में दलाल स्ट्रीट है, नाम ही पड़ गया है दलाल स्ट्रीट, मतलब वहां खाली दलाले रहता है। समझ गए ना। शेयर बाजार का प्योर दलाल वहां पर मिलेगा सब। दलाल स्ट्रीट उसका नामे पड़ गया है, उस गली में दलाले लोग खाली रहता है तो नाम पड़ गया दलाल स्ट्रीट। समझ गए। तो मुंबई में ना दलाल स्ट्रीट शेयर मार्केट के लिए ज्यादा फेमस। समझ गए, ध्यान रखिएगा।
हाँ, ट्रेडिंग जिसको कहते हैं कि सर ट्रेडिंग होता है, समझ गए ना, ट्रेड कर रहे हैं, वही होता है ट्रेडिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे समझ गए ना? सभी बच्चे समझे? यस। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहां पर थे भाई? 1934 तक तो पहुंच गए थे कि 1934 तक तो भाई किसी तरीके से भारत देश में तो आर्थिक मंदी था ही, अमेरिका में भी आर्थिक मंदी था, किसी न किसी तरीके से आर्थिक मंदी से लोग उबरने का प्रयास कर रहा था। आर्थिक मंदी से उबरने का प्रयास ही कर रहा था तब तक 1939 ईस्वी में शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, और यह युद्ध 6 बरस तक चला। कितना दिन तक? 6 बरस तक चला, 1945 तक चला। समझ गए ना? सोचिए कि एक विश्व युद्ध का अभी आर्थिक मंदी खत्म नहीं हुआ है और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। समझ गए ना? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ प्यारे बच्चों, तो जितने भी यूरोपीय देश थे सबका स्थिति एकदम बदतर हालत में आ गया। सब एकदम नीचे, एकदम अर्थव्यवस्था के निचले लेवल पर आ गए। ठीक है ना? बेरोजगारी का समस्या, भूखमरी का समस्या, अकाल का समस्या एकदम चरम लेवल पर पहुंच गया। समझ गए? तो यूरोपीय देश जितना भी थे एकदम उनका हालत बद से बदतर हो गया। ठीक है, अब क्या किया अमेरिका वाला ना, हमेशा कुछ ना कुछ दाव चलता था। ठीक है, अमेरिका वाले के पास ना हमेशा कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग रहता था। अमेरिका वाला क्या किया कि इस स्थिति से निकालने के लिए अमेरिका वाला कहा कि भाई हम सबको इस स्थिति से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अमेरिका फिर उस समय थोड़ा मजबूत स्थिति में आ गया था। जब नई आर्थिक नीति लागू हुआ था ना, तो नई आर्थिक नीति 1932 में लागू हुआ था। तो 1932 के बाद देखिए 1939 में युद्ध शुरू हुआ, तो 7-8 साल का बीच में समय मिल गया था अमेरिका को। तो अमेरिका को जब 7-8 साल का समय मिला ना, तो इस बीच में अच्छा स्थिति में आ गया था। समझ गए? तो अमेरिका ने इस स्थिति से निकलने के लिए, ध्यान रखिएगा, 1945 तक भाई, 1995 लिखा गया, 1945 कर लेना यहां पर। ठीक है ना? 1945 कर लेना भाई। तो अमेरिका ने इस स्थिति से निकलने के लिए जुलाई 1944 को, कब? 1944 को अमेरिका स्थित एक शहर है हैम्पशायर, जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। ठीक है ना? ये शहर का नाम है क्या? ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स में अमेरिका ने एक मीटिंग बुलाया। ठीक है, सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? सम्मेलन, मीटिंग। तो ब्रेटन वुड्स शहर में जुलाई 1944 ईस्वी में एक मीटिंग बुलाया गया शहर में। ब्रेटन वुड्स चूंकि उस शहर का नाम था, इसलिए इस मीटिंग का नाम पड़ गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है ना? तो आपसे परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। अरे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था भाई, टाइपिंग में एरर हो जाता है। समझ गए ना? हाँ, टाइपिंग में 1939 से 5-6 साल ऊपर लिखा है, 6 साल तो जोड़ लीजिए, 1945 होगा ना। टाइपिंग मिस्टेक, इसको सुधार देंगे हम नोट्स में हम। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राज्य मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ। ठीक है ना? यानी कि मुद्रा को बढ़ाने के लिए, वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। और मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो सम्मेलन हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। ठीक है ना? कि भाई हम किसी भी तरीके से हो पूर्ण रोजगार बनाएं, आर्थिक स्थिरता बनाएं, लोगों को रोजगार दें, ये सब ना रखा गया। समझ गए? यानी कि पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ये सब काम किया गया। अमेरिका वाला फिर से क्या किया पता है? लोगों को कर्जा देने के लिए, चूंकि यूरोपीय देश का हालत एकदम स्थिति में एकदम खराब हो गया था, तो अमेरिका वाला कहा कि देखो भाई, यूरोपीय देश को कर्जा देने के लिए ना हम एक बैंक बना देते हैं। ठीक है ना? और अमेरिका उसी समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही क्या किया? 2 बैंक बनाया, 2 बैंक। तो इसके तहत यूरोपीय देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका वाला 2 बैंक बनाया, जिसमें एक बैंक का नाम है वर्ल्ड बैंक, जिसको विश्व बैंक कहते हैं, नाम कभी सुने होंगे, विश्व बैंक। और दूसरा बनाया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। जब कोई देश नुकसान में जाता है, जब कोई देश घाटे में जाता है, जब किसी देश को कर्जा लेना होता है ना, तो वो या तो विश्व बैंक से कर्जा ले लेता है या फिर मॉनेटरी फंड से, अंतरराष्ट्रीय जो कोष होता है वहां से कर्जा लेता है, और फिर जब पैसा हो जाता है तो जाकर के इस कोष में जमा कर देता है। समझ गए ना? मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये 2 लोन देने वाला बैंक बन गया। समझ गए? विश्व के किसी भी देश को अगर जरूरत है तो वो यहां से आकर के पैसा ले सकता है, लेकिन फिर उसको देना पड़ेगा। समझ गए ना? एक तरीके से समझ लीजिए ना कि ये लोन देता है। ये दोनों बैंक है ना, किसी भी देश को क्या करता है? लोन देता है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि अगर कोई राज्य घाटे में चलता है, अगर कोई देश घाटे में चलता है, तो विश्व बैंक से पैसा लेता है। स्विस बैंक नहीं, विश्व बैंक से हम बोल रहे हैं।
विश्व बैंक कहने का मतलब होता है विश्व का एक ऐसा बैंक जहां पर से जाकर के कोई भी देश कर्जा ले सकता है, उसे कहते हैं विश्व बैंक। समझ गए? तो वहां से दो बैंक का स्थापना किया गया और ये दोनों बैंक से बोला गया कि भाई जिसको यूरोपीय देश को कर्जा लेना है कर्जा लीजिए। मतलब अमेरिका इस बार सचेत हो गया था। अमेरिका कहा कि भाई इस बार हम कर्जा नहीं देंगे, पिछला बार कर्जा हम दे दिए थे, हम ही आर्थिक तंगी में जूझ गए थे। समझ गए ना? तो हम कर्जा नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक विश्व बैंक बना देते हैं। ये विश्व बैंक एक सीमित भर सबको कर्जा देगा। समझ गए ना? तो उसी समय 1944 ईस्वी में ही क्या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद ही ये दो बैंक का स्थापना किया गया, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका हिंदी ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका होता है विश्व बैंक। ठीक है, तो ये दो बैंक बनाया गया जहां से कि जो यूरोपीय देश थे वो कर्जा लेकर के अपनी स्थिति को सुधारने लगे। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो दो बहुत ज्यादा ताकतवर देश सामने आया, एक तो अमेरिका और दूसरा रूस, जिसको सोवियत रूस भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये दो महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है ना, अमेरिका और रूस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमेरिका और रूस। ठीक है ना, अमेरिका और रूस ये दोनों ना महाशक्ति के रूप में उभरा, और महाशक्ति के रूप में उभरा क्या, दोनों के बीच में प्यारे बच्चों शीत युद्ध शुरू हो। ठीक है ना? अच्छा, ये बात जानते हैं, दो लोग लड़ता है तो तीसरा लोग फायदा उठाता है। समझ गए ना? हिटलर जो राजा बना था ना, वो इसी का फायदा लेकर के, आर्थिक मंदी का ही फायदा, आर्थिक संकट का ही फायदा लेकर के वो राजा बना था। समझ गए ना? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्थिक संकट में ही हिटलर राजा बना था। समझ गए? तो यहां पर अमेरिका और रूस के बीच में क्या हो गया जी, महाशक्ति के रूप में उभरा तो जरूर, लेकिन शीत युद्ध शुरू हो गया। अब ये शीत युद्ध क्या होता है, वाक युद्ध जिसको बोलते हैं, होता है ना कि एकदम माने स्थिति ऐसा माहौल बना हुआ है, तनातनी के माहौल बना हुआ है, गाली गुप्ता दोनों तरफ से हो रहा है, मतलब मुंह से सिर्फ युद्ध हो रहा है अभी तक, उसको कहते हैं शीत युद्ध। मतलब मारपीट नहीं हुआ है लेकिन सब कुछ हो गया है, उसको कहते हैं शीत युद्ध। समझ गए? मारपीट नहीं हुआ है लेकिन हाँ धमका धमकी सब हो गया है, गाली गलौज सब हो गया है, उसको कहते हैं क्या, शीत युद्ध। तो अमेरिका और रूस के बीच में ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या शुरू हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लिख भी दिए हैं, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका और रूस के बीच क्या हो गया, शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। अब शीत युद्ध क्या होता है इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न जो तनाव का स्थिति था उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक्य युद्ध होता है जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा जाता है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमेशा देखते हैं कि भारत का तनातनी का माहौल रहता है, तो समझिए कि उस शीत युद्ध है। समझ गए ना? हाँ, समझ गए ना? मतलब युद्ध नहीं होता है, गोली नहीं चलता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ तनाव का माहौल रहता है, तनातनी का माहौल रहता है, तो उसी को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है ना? और ये शीत युद्ध का समाप्ति हुआ 1991 में जाकर के, जब भारत देश आजाद हो गया, कई एक साल हो गया तब। समझ गए? 1951। हाँ, गांव में ज्यादा होता है शीत युद्ध, समझ लीजिए। समझ गए ना? लेकिन पहली बार शीत युद्ध कब हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो तनाव का स्थिति था ना, उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना गया था पहली बार। तो शीत युद्ध की समाप्ति प्यारे बच्चों 1991 ईस्वी में हुई और रूस 15 भागों में बंट गया। जब शीत युद्ध हुआ तो रूस 15 भागों में बंट गया। जैसे भारत का जब आजादी हुआ तो भारत 3 भागों में बटा ना, भारत बट गया, पाकिस्तान बट गया और बांग्लादेश बट गया। भारत बटा था ना, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, अरे वर्ल्ड बैंक किसी देश का नहीं होता है, वो पूरे देश का समझ लीजिए कि होता है। समझ गए ना? जैसे कोर्ट किसी आदमी का होता है, सबका होता है। समझ गए ना? वो पूरे विश्व का बैंक है, जहां मतलब जिस देश को जाना है उस देश से जाकर के पैसा निकाल ले। तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई 1991 ईस्वी में और रूस 15 भागों में टूट गया था। अच्छा, और भारत किधर था, भारत किधर से था, अमेरिका तरफ से था कि रूस के तरफ से था? तो भारत वाला कहा कि देखो भाई, हम अभी अभी आजाद हुए हैं कुछ साल पहले, हम किसी के तरफ से नहीं रहेंगे, ना तो हम अमेरिका का साथ देंगे ना तो रूस का साथ देंगे। समझ गए ना? तो भारत क्या कहा कि हम गुट निरपेक्ष हैं। गुट निरपेक्ष मतलब क्या होता है, किसी गुट का नहीं है। जैसे धर्म निरपेक्ष मतलब होता है कि हम सब धर्म को मानते हैं, कोई हमारा स्पेशल धर्म नहीं है। तो गुट निरपेक्ष मतलब हो गया हमारा कोई गुट नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है कि हम अमेरिका तरफ से का साथ देंगे या फिर रूस का साथ देंगे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहे कि भाई नहीं होगा,
अपनाने वाले, गुट निरपेक्ष को अपनाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निरपेक्ष को अपनाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत किसी के तरफ से नहीं था, यह बात ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, अब यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना। अब देखिए, उस समय प्यारे बच्चों बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या आगे आ गई थी। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई थी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? जिसका ब्रांच एक से अधिक देशों में रहे उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है ना। जिसका ब्रांच एक से अधिक देशों में रहे उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक देश का सामान किसी दूसरे देश में ले जाकर के बिकता हो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे अगर मान लिया जाए कोई मोबाइल हो गया, कोका कोला हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका ब्रांच सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। जैसे अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल है, रियलमी का मोबाइल है या फिर किसी भी कंपनी का मोबाइल है, तो क्या वो सिर्फ भारत का कंपनी है? नहीं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। समझ गए ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसा कंपनी जिसकी शाखाएं एक से अधिक देश में विस्तृत हो एवं जिसका व्यापार एक से अधिक देश में हो तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। जिसका व्यापार एक से अधिक देश में हो तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी पहली बार 1920 ईस्वी के बाद आया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी बढ़ा। जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, कोका कोला, ठीक है ना। और आज तो बहुत सारी कंपनियां हैं भाई। हीरो होंडा देख लीजिए, आप सैमसंग मोबाइल देखते हैं तो वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ठीक है ना। तो बहुत प्रकार, हाँ, हीरो होंडा जो देखते हैं ना वो, हाँ, हीरो तो भारत की है, होंडा जापान की कंपनी है। हाँ, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। चलिए, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी याद रहेगा। बहुराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। बहु मतलब बहुत, मतलब जिसका ब्रांच, जो व्यापार बहुत देश में करता है, ठीक है ना। जिसका ब्रांच बहुत देश में है, जो व्यापार बहुत देश के साथ करता है उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। सीधे सीधे आप समझ लीजिए। अच्छा, अब जो व्यापार होता था प्यारे बच्चों वो बहुत प्राचीन काल से होता था, और प्राचीन काल में व्यापार का एक मार्ग था जो बड़ा ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है रेशम मार्ग। समझ गए ना। आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है रेशम मार्ग क्या है, इससे क्या समझते, ठीक है ना। तो रेशम मार्ग के बारे में पूछा जाता है। तो एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार किया जाता था ना, वो एक मार्ग के द्वारा किया जाता था जिसका नाम था रेशम मार्ग, ठीक है। और सबसे ज्यादा रेशम का आयात निर्यात होता था इस मार्ग के जरिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रेशम मार्ग। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ रेशम का ही आयात निर्यात होता था। रेशम के अलावा और भी, जैसे खाने वाला जो मसाला होता है, मसाला का आयात निर्यात बहुत ज्यादा होता था, ठीक है ना। धर्म का भी प्रचार प्रसार इस रेशम मार्ग के द्वारा बहुत ज्यादा हुआ। इसके बारे में विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपके परीक्षा में ज्यादा कुछ विस्तार से नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में सिर्फ यही पढ़ना है कि रेशम मार्ग क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया और यूरोप के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था ना, वो रेशम मार्ग के जरिए ही होता था, ठीक है। तो रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर के पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था। यानी कि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला यह मार्ग था, और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर भी जाती थी। इसका एक ब्रांच भारत की ओर भी आता था। समझ गए ना। तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम मार्ग क्या है, तो जवाब दीजिएगा एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? रेशम मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से होकर के रेशम का व्यापार सबसे ज्यादा होता था। मसाला का भी व्यापार होता था, देखिए हम लिख भी दिए हैं। इससे सबसे ज्यादा रेशम और मसाला का व्यापार होता था। धर्म प्रचार के लिए भी रेशम मार्ग का उपयोग किया गया था। समझ गए ना। धर्म प्रचार के लिए भी इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। धर्म प्रचार के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। समझ गए ना। यानी कि जो इस रास्ते से व्यापारी आता था ना, अपने अपने धर्म का प्रचार करता था, ठीक है। जैसे कोई इस्लाम आ रहा है तो वो इस्लाम धर्म का प्रचार करते आ रहा है, ठीक है। कोई ईसाई है तो वो ईसाई धर्म का प्रचार करते आ रहा है। मतलब जो इस रास्ते से आता था ना, कहता था कि चलो भाई अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार कर देते हैं, क्योंकि पहले धर्म का प्रचार प्रसार बहुत होता था, धर्म का भी प्रचार प्रसार हो जाता था, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके, याद रहेगा ना। बताइए। चलिए, तो यहां तक प्यारे बच्चों क्या था जी? यहां तक क्या था? आपका ये पूरा सिलेबस था, और अब आपका ये सिलेबस या आपका ये चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त हो चुका, ठीक है ना। आपका ये चैप्टर क्या हो गया? हो गया यहीं तक। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर इतना पढ़ लिए हैं तो इस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन अब आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का रहे चाहे सब्जेक्टिव का रहे। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका हम लोग देख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था?
ये पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। देखिए, किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो जवाब हो जाएगा रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है ना। चलिए, दूसरा है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया? सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में, तो पहले विश्व बाजार के रूप में अभी हम आपको बताए हैं कि अलेक्जेंड्रिया, ठीक है ना, अलेक्जेंडर शहर जिसको बोला जाता है, वो सबसे पहले उभर करके आया था, तो अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? बताइए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है? औद्योगिक क्रांति है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। आप लोग जवाब बताते जाइएगा, ठीक है ना। आप लोग जवाब बताते जाइएगा भाई, जल्दी जल्दी से हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो विश्व बाजार का जो क्या बोलते हैं, विश्व बाजार जो था ना, विश्व बाजार का विस्तार वो 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में, तो जवाब हो जाएगा 1929 में आर्थिक संकट आया। अगला है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो यूरोप में कौन सी नई आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली आया? लोकतांत्रिक, फांसीवादी, पूंजीवादी? तो जवाब क्या हो जाएगा? सातवां का जवाब क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। तो ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी, फांसीवादी। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यूरोप में एक शासन था फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। प्यारे बच्चों, आपको नहीं बताए हैं, ठीक है ना। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, ठीक है ना। आर्थिक संकट के कारण फांसीवादी नाजीवादी का प्रणाली का उदय हुआ था, ठीक है, आर्थिक संकट के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। अगला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में। कब हुई थी? 1980 के दशक में, ठीक है, याद रखिएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। अगला है, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ का उदय हुआ था। 10वां का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? यूरोपीय संघ का। द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ का उदय हुआ था, ठीक है ना। ये सब याद कर लीजिएगा। अगला है, चीन में क्रांति कब हुई थी? ये एक नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि चीन में क्रांति हुआ था 1949 ईस्वी में। चीन में क्रांति 1949 में हुआ। अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता लगाया था वास्को डी गामा ने। 12 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन से, ठीक है ना। बताइए, 12 का बी ऑप्शन सही होगा ना। अरे, वास्को डी गामा भारत का पता लगाया था, अमेरिका का पता लगाया था कोलंबस ने। हम लगा दिए तो ये मत बोल दिए हाँ सर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत का खोज कर किया था। अच्छा, भारत का भूला गया था? नहीं, रास्ता का, समुद्री रास्ता का खोज किया था, ठीक है ना। तो अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था, याद रहेगा ना। अमेरिका का खोज किसने किया था? सब लोग वास्को डी गामा बोल भी रहे थे शायद। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। भारत का खोज किसने किया था? तब वास्को डी गामा लिखिएगा। अगला, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? वही जो IMF और विश्व बैंक जो बताया ना, तो वो जो दो बैंक जो यूरोपीय देशों को ऋण देने के लिए बनाया गया था, तो ये काम करना कब से शुरू किया था? 1947 ईस्वी से ये काम करना शुरू किया था। अगला है, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? अच्छा, ब्रिटेन का एक कानून था प्यारे बच्चों, इंग्लैंड का, समझ गए ना। इंग्लैंड के कानून को कहा जाता है कॉर्न लॉ, समझ गए। तो इंग्लैंड का कानून था, ये ब्रिटेन का कानून था, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, BS नायपाल कौन थे? BS नायपाल एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है ना। BS नायपाल कौन थे? एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर, याद रखिएगा। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। फिर है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो पहले थे प्यारे बच्चों कोयला, कपास और लौह उद्योग, तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, कोयला, मैग्नीज और विमान। ये हो जाएगा 17 का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। कोयला, कपास और लौह उद्योग, ठीक है। कोयला, कपास और लौह उद्योग। कपास के कारण क्या होता था? सूती कपड़ा बनता था, और सूती कपड़ा उद्योग आपको पता है कि सबसे पहला औद्योगिकरण के फलस्वरूप सूती कपड़ा उद्योग ही खुला था।
दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो दुनिया के 193 देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो इतना कम से कम क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से प्यारे बच्चों क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब इसमें बस एक छोटा सा चैप्टर और बचा है जिसका नाम है व्यापार, क्या नाम है, व्यापार और भूमंडलीकरण तो पढ़ा ही दिए ना। अब एक छोटा सा एक चैप्टर बचा हुआ है, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, एकदम छोटा सा चैप्टर एक बचा हुआ है। इस चैप्टर को भी हम बहुत जल्द प्यारे बच्चों अब खत्म ही कर देंगे, ठीक है ना। ज्यादा तो नहीं है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर भी। प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद बचा हुआ। प्रेस की भूमिका इस सब के बारे में बताया गया है कि पहले प्रेस का क्या भूमिका था, मीडिया इस सब के बारे में बताया गया है। तो प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद ये चैप्टर का नाम है। 2 क्लास लगभग इस चैप्टर में भी लगेगा, 2 क्लास में आपका ये वाला चैप्टर भी समाप्त ही हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि अगले 2 क्लास में आपका ये पूरा हिस्ट्री भी समाप्त हो जाए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि अगले 2 क्लास में आपका ये पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, ओके। सारे बच्चे समझ गए ना, यहां तक बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो। पूरा चैप्टर समझ गए ना भाई आप लोग? सब कुछ समझ गए ना? जल्दी जल्दी से बताइए, पूरा समझ गए या फिर कोई दिक्कत है? चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद आज ना आपका क्लास मैथ वाला रख देते हैं 45 से 7:45 से आपका क्लास रख देते हैं, ठीक है। 7:45 से आपका मैथ वाला क्लास रहेगा, एक बात ध्यान रखिएगा। 7:45 से आप लोग मैथ वाले क्लास में जुड़िए, ओके। हाँ जी, 7:45 से मैथ वाला क्लास रखें, ठीक है ना, क्योंकि अभी छुट्टी हो रहा है तो 15 मिनट के बाद आपका मैथ वाला क्लास रहेगा। आप लोग आराम से क्लास कर लीजिएगा। और बाकी प्यारे बच्चों, अगली 2 क्लास में हम कोशिश करते हैं कि इतिहास का जो एक चैप्टर और बच गया है उससे भी हम खत्म कर दें, और फिर उसके बाद आराम से हमारा सिलेबस लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,